पहले तो आप ये बताइए, आप डॉक्टर किस चीज़ की हैं? ये मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। मेरा जो जन्म है वो ढाणी मिर्दाद गांव बरवाड़ा तहसील के अंदर हुआ था। यहाँ के अंदर स्पोर्ट्स में काफ़ी जो अच्छे प्लेयर होते हैं उनको मार भी दिया जाता है कई बार किसी और फील्ड में, तो उससे थोड़ा सा डरते भी थे, भयभीत भी थे। तो 19 में जो है फादर 20 में फादर साहब को कैंसर डायग्नोज हो गया, वहाँ फिर वो इशू हो गया। तो जैसे कि अभी आपको राजनीति में आपने जब शुरुआत की तो एक पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी जो कि अभी फिलहाल सरकार में भी है जी चिराग पासवान जी उसके युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और हरियाणा का आपको युवा प्रदेशाध्यक्ष मनोनीत करते हैं, उस दिन आपको लगा कैसे था? मेरे को बहुत अच्छा लगा था जी। मैं मतलब क्या था ना कि जैसा कि मैंने बताया कि इतने सालों का संघर्ष रहा है मेरा। मैं अब ये तो नहीं कहूँगा कि भाई मैं पॉलिटिकल मेरा कोई बैकग्राउंड है, मदर फादर मेरे दोनों टीचर थे, और लेकिन ये एक अलग सी फीलिंग थी कि भाई हाँ कि भाई इतने केंद्र मंत्री जो मुझे पार्टी ज्वाइन कराने आए हैं और उन्होंने मतलब सीधा मुझे युवा प्रदेश अध्यक्ष एक स्टेट लेवल बॉडी के अंदर डाल दिया। इसलिए मैं शतरंज और राजनीति को एक समान ही मानता हूँ। जैसे पेट्रोल पंप का भी बिजनेस है मेरा, तो मेरे 3 पंप है। पंप भी मतलब मैंने मेरे फादर साहब के नाम से लगा रखे हैं। आगे भी मैं कोई बिजनेस करता हूँ तो मेरे फादर के साहब के नाम से, ताकि मुझे ये फील हो कि भाई मेरे फादर अभी भी मेरे साथ खड़े हैं, एक बैकबोन मतलब के रूप में मेरे साथ खड़े हैं। तो 2020 में उनको कैंसर डायग्नोज हुआ। उसके बाद हमने ट्रीटमेंट करवाया दिल्ली से, वो बिल्कुल ठीक हो गए थे। फर्स्ट स्टेज थी, डायग्नोज हो गया, सब कुछ हो गया। और उस टाइम के बाद 2021 में उनको दोबारा से फिर वो इशू आया। 1 साल के बाद दोबारा इशू आया। जब हमने पता करा तो वो पता लगा कि वो 4th स्टेज है। हम कुछ कर ही नहीं पाए उस टाइम पे। डॉक्टर 1 मिनट में कह देते हैं कि जी 2 महीने आपके पास, 3 महीने हैं, लेकिन आप एक सोच के देखो कि 19 साल की 20 साल की उम्र में एक बच्चे को जब ऐसे बोलते हैं, तो सिस्टर भी मेरे से 2 साल छोटी है, मदर भी मेरे साथ है, तो क्या उस टाइम पे फील होता है। आप मतलब जिस इंसान पे बीतते हैं वही समझ सकता है सिर्फ इन चीज़ों को। आज मैं जिस शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ उसकी उम्र तो बहुत छोटी है, लेकिन जो मुकाम उन्होंने हासिल किया है वो काबिले तारीफ़ है। मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर पुनीत इंदौरा की। इनसे बातचीत करके ही जो इनका सफ़र है, शतरंज के ये खिलाड़ी रहे, राजनीति में एक अच्छा मुकाम हासिल किया, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के हरियाणा के युवा प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो इन्हीं से चर्चा करते हैं, इनका ये सफ़र कैसा रहा, क्या इन्होंने खोया और क्या पाया। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम। नमस्कार जी। डॉक्टर पुनीत इंदौरा जी, पहले तो आप ये बताइए, आप डॉक्टर किस चीज़ की हैं? ये मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था व्हेन आई वाज 16 ईयर ओल्ड। जब मैं 16 साल का था तो मैंने चेस के अंदर 500 रेटिंग बढ़ाई थी, 587 पॉइंट बढ़ाए थे। चेस के अंदर हमारी रेटिंग होती है, ओके। तो वो रेटिंग बढ़ाई थी। उसमें मैंने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड बनाया था और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। उसके साथ साथ जो है इसी ऑन द बेसिस ऑफ डैट मुझे जो है अपना ऑनरेरी डॉक्टरेट इन स्पोर्ट्स PhD की एक उपाधि दी गई थी। हाँ जी, डॉक्टरेट इन स्पोर्ट्स है ये। यानी आप डॉक्टर दूसरे वाले हाँ हैं, जी, हाँ ये तो बीमारियों वाले डॉक्टर तो नहीं है ना? नहीं। क्योंकि कई बार सभी समझते हैं डॉक्टर साहब है तो शायद दिल के डॉक्टर होंगे या दिमाग के डॉक्टर होंगे। तो अच्छा, एक चीज़ हम ये जानना चाहते हैं, आप का जो अपने परिवार के बारे में बताइए, अपनी स्कूलिंग के बारे में बताइए थोड़ा हमें। जी, मेरा जो जन्म है वो ढाणी मिर्दाद गांव बरवाड़ा तहसील के अंदर हुआ था। और मेरी माता जी हैं जो वो लेक्चरर हैं, अभी मंगाड़ी में ही पोस्टेड हैं। उस टाइम पे वो पंघाड़ गांव में प्रेजेंट ड्यूटियां दे रहे थे। और मेरे फादर भी GBT टीचर थे। 22 में जो उनका सर्ववास हो गया था। हाँ जी, और उस टाइम पे वो भी वहाँ पंघाड़ गांव में ही पोस्टेड थे। तो छोटी सिस्टर है कि वो अभी MSc साइकोलॉजी के अंदर कर रही है, और अभी नेक्स्ट उसका जो है GRF हुआ, उसका नेट हुआ है। अभी वो अपना पढ़ाई कर रही है इसके अंदर, जो अपना असिस्टेंट प्रोफेसर की भी तैयारी कर रही है। तो आप अकेले हैं? हाँ, मैं अकेला हूँ। एक छोटी सिस्टर है। हाँ, और आप? बिल्कुल जी, बिल्कुल। ठीक है। स्कूलिंग आपकी कहाँ थी? मेरी स्कूलिंग हुई थी जी, जैसे बचपन में तो जब मैं छोटा था, जब तो गांव के पास स्कूल था, ढाणी मिर्दादी के अंदर ही स्कूल है, उस वहाँ से हुई थी 3rd क्लास तक। उसके बाद हम मदर की ट्रांसफ़र हो गई थी हिसार के अंदर, तो हम हिसार शिफ्ट हो गए थे। फादर मेरे वहीं थे पंघाड़। 2 साल बाद उनकी ट्रांसफ़र हुई थी, तो यहाँ बाहर का स्कूल है हमारा हिसार में। वहाँ से फिर मेरी 9th तक की वहाँ स्कूलिंग हुई। उसके बाद फिर मैं मदर का स्कूल है GSSS जाजपुर, मदर वहीं पोस्टेड थे, तो 11वीं 12वीं मैंने वहीं से करी फिर। तो शतरंज का जो आपको पहले
चस्का लगा लीजिए, या प्रेरणा वो कहाँ से मिली शतरंज खेलने की? शतरंज का ऐसा था सर, मतलब मेरे मामा जी थे, स्पोर्ट्स टीचर थे, वो डीपी थे जुगलान स्कूल में, वो 2010 में एक्सपायर हो गए थे। तो मम्मी और मामा जी खेलते थे, तो जब भी मैं, जैसे होता है ना बचपन में बच्चे जो होते हैं छुट्टियां मनाने नानी जी के घर जाते हैं, जैसे अभी भी जून की छुट्टियां चल रही हैं तो बच्चे जाते हैं, तो वो चेस खेलते, तो मैं देखता था भाई ये क्या, पूरा बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन से देखता था भाई कैसे खेल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो मामा जी ने भी मुझे चेस सिखाया था। उसके बाद मम्मी जी से खेलने लग गया मैं धीरे धीरे करके। फिर वो कहते हैं ना पानी अपना रास्ता खुद बनाता है, तो बचपन में स्कूलों के साथ, बच्चों के साथ, और फिर तो ऐसा एक जुनून हो गया था कि भाई जहाँ मन किया, जहाँ चेस दिखा वहीं आप जाके जो है शतरंज खेलने चला जाता था। मैं चेस बोर्ड ले जाता था, रात को 2-2 ढाई बजे तक भी लोगों के घर पे चेस खेलते रहते थे। इस तरीके से मेरा जो है शुरुआत हुई थी। चेस में आप कहाँ तक गए? चेस में मैंने 4-5 देश के लिए नेशनल में गोल्ड मेडल जीते, और उसके अलावा इंटरनेशनल में भी मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया। अभी पिछले दिनों में ग्रीस के अंदर भी वर्ल्ड चैंपियनशिप थी, वर्ल्ड अमेचर चेस चैंपियनशिप, वहाँ पे भी मेरा अच्छा प्रदर्शन रहा। उससे पहले 2023 में मैं ओमान गया था, वहाँ पे 6th पोजीशन थी मेरी, ओमान मस्कट में वर्ल्ड अमेचर चैंपियनशिप थी। वो मतलब जिसकी 3rd पोजीशन आई थी उसके भी मेरे जितने पॉइंट थे, बट समाओ दुर्भाग्य से मानो या कैसे भी मानो, मेरी 6th पोजीशन इसलिए आई थी क्योंकि कुछ हमारा बकल्स का सिस्टम रहता, वो मेरे डाउन थे जी। तो डाउन। तो शतरंज के खिलाड़ी और राजनीति में छलांग, मतलब राजनीति में आपको प्रेरणा मिली या कोई सपना पहले से ही था? नहीं, सपना तो खैर नहीं था। एक्चुअली क्या होता है, मैं आपको बताना चाहूँगा रुखदीप जी कि लाइफ में ना हर एक इंसान का और बच्चे का एक टारगेट होता है कि भाई मेरे को ये करना है, मेरे को डॉक्टर बनना है, मेरे को इंजीनियर बनना है, और मुझे मतलब टीचर बनना है। सबका एक सपना रहता है। तो मेरा स्टार्टिंग में सपना था इंजीनियर बनने का, कि भाई मैं जब छोटा होता था तो क्लास में ना कुछ चीज़ें इन्वेंशन करता रहता था, जैसे कोई लिफ्ट बना दी छोटी, कोई गाड़ी बना दी, हेलीकॉप्टर उड़ा दिया, इस टाइप का इंजीनियरिंग में शौक था। धीरे धीरे जब चेस शुरू करा तो स्पोर्ट्स के अंदर फिर वो बदल गया शौक, कि भाई अब तो मुझे जीएम बनना है, ग्रैंड मास्टर बनना है चेस के अंदर, भाई 2500 रेटिंग करनी है। बचपन में फिर क्या था, मम्मी पापा दोनों क्योंकि अध्यापक थे तो वो भाई मारते भी थे, पीटते भी थे, कि भाई ऐसा तो नहीं कि भाई डंडा लेके पीट दिया, लेकिन जाने नहीं देते थे कि भाई ये कि हमारा बेटा है और इसको जो है स्पोर्ट्स में अगर जाएगा कल को कुछ हो ना जाए। और क्योंकि आपने देखा है कि हरियाणा के अंदर स्पोर्ट्स में काफ़ी जो अच्छे प्लेयर होते हैं उनको मार भी दिया जाता है कई बार किसी और फील्ड में, तो उससे थोड़ा सा डरते भी थे, भयभीत भी थे कि भाई अगर इसको स्पोर्ट्स में भेजेंगे तो कल को कुछ इशू ना हो जाए हमारे बच्चे के साथ। तो फिर भी मैंने उनकी ना मानते हुए जो है स्पोर्ट्स अपना स्टार्ट रखा और मैं अपना खेलता रहा। खेलते खेलते धीरे धीरे मैं 6th 7th 8th 9th तक अच्छा प्रदर्शन मैंने किया। उसके बाद फिर जब एक समय आता है आदमी का कि भाई आप बहुत अच्छा अचीव कर रहे हो, 2016 में 17 में मैंने रेटिंग भी अच्छी बढ़ाई, मेडल भी जीते, देश का नाम भी किया, राज्य का नाम भी किया। लेकिन उस टाइम पे 2018 में मेरे साथ कुछ एक ऐसी घटना घटी जिससे डाउनफॉल आना शुरू हो गया क्या मेरी लाइफ में। वो मतलब कि ऐसा था, कुछ पारिवारिक ही इशू था, मैं उसको कैमरा तो नहीं कहना चाहूँगा, बट स्टिल आप समझ सकते हो कि हर एक परिवार में कुछ ना कुछ समस्याएं होती हैं, कुछ ना कुछ होता है। वहाँ से फिर वो डाउनफॉल आना शुरू हुआ। उसके बाद मैंने चेस थोड़ा सा साइड बाय साइड करता गया, मतलब ओवरऑल फिर मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब सा हो गया था। उसके बाद फिर 19 में मैं जाके चीज़ों को मैंने समेटा, वाइंड अप करी चीज़ें। उसके बाद मैंने दोबारा चेस खेलना शुरू करा। तो उसके बाद फिर 2020 में जो है धीरे धीरे करके मैं जब दोबारा फोकस करने लगा चेस में, तो मेरे फादर को कैंसर डायग्नोज हो गया। ओके जी, तो वहाँ से फिर मैं और टूट गया। ये चीज़ें मतलब कहाँ से एक बच्चा शुरुआत कर रहा है, यानी आप जहाँ तक मैं अगर बताना चाहूँ तो 12 साल का जब मैं था, जब से मैंने चेस खेलना शुरू करा, 12 के बाद से 16-17 साल तक मैं चेस खेलता रहा। 18 साल तक की उम्र तक मैंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। मुझे और कुछ नहीं दिखता था, सिर्फ चेस दिखती थी। पढ़ाई दी, 2 दिन पढ़ा, पेपर दिया, पास हो गया, फारिग अपना, इतना ही होता था। उसके बाद धीरे धीरे जब चीज़ें हुई तो 18 के बाद से वो चीज़ें डिस्टर्ब करने लगी। वहाँ तक 1 साल वहाँ गया। उसके बाद 19 में जो है 20 में फादर साहब को कैंसर डायग्नोज हो गया। वहाँ फिर वो इशू हो गया। तो जैसे कि अभी आपको राजनीति में आपने जब शुरुआत की तो एक पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी, जो कि अभी फिलहाल सरकार में भी है जी, चिराग पासवान जी उसके युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और हरियाणा का आपको युवा प्रदेशाध्यक्ष मनोनीत करते हैं। उस दिन आपको लगा कैसे था? मेरे को बहुत अच्छा लगा था जी। मैं मतलब क्या था ना कि जैसा कि मैंने बताया कि इतने सालों का संघर्ष रहा है मेरा। मैं अब ये तो नहीं कहूँगा कि भाई मैं पॉलिटिकल मेरा कोई बैकग्राउंड है, मदर फादर मेरे दोनों टीचर थे, और लेकिन ये एक अलग सी फीलिंग थी कि भाई हाँ, कि भाई इतने केंद्र मंत्री जो मुझे पार्टी ज्वाइन कराने आए हैं और उन्होंने मतलब सीधा मुझे युवा प्रदेश अध्यक्ष एक स्टेट लेवल बॉडी के अंदर डाल दिया।
तो मतलब बहुत एक अंदर से ऐसी खुशी हुई थी कि भाई हाँ आज कुछ वाकई में अचीव किया है। कितने उम्र भी आपकी कुछ ज़्यादा नहीं हाँ है, 23 साल है जी अभी। अभी 23-24 साल के आप हाँ हैं। जी, 23। और इतना बड़ा मुकाम आपने मतलब राजनीति के अंदर, लोगों को काफ़ी समय लग जाता है मतलब नेताओं के चक्कर काटने और हाजिरी भरनी, लेकिन आपने पहले ही झटके में शतरंज की तरह ही चाल चल दी कोई, या चाल चली क्या, कुछ ऐसा हुआ क्या? चाल तो हम नहीं कह सकते। एक्चुअली क्या होता है ना, जो चेस प्लेयर होते हैं ना उनका माइंड बड़ा शार्प होता है और कंसंट्रेशन बहुत उनकी हाई लेवल की, आप कहोगे तो हाई लेवल होते हैं उनके। क्या मानते हैं शतरंज और राजनीति में क्या समानता है? मैं तो मतलब कि समांतर इतना सा मानता हूँ कि शतरंज और राजनीति दोनों मतलब एक समान सी है। अच्छा। शतरंज में भी हमें सामने वाले की चाल सोचनी होती है कि वो क्या चल रहा है, राजनीति में भी हमें सामने वाले के स्टेप्स देखने होते हैं कि वो क्या कर रहा है, क्या आपके ऊपर कॉम्प्लीमेंट दे रहा है, नहीं दे रहा है, आपके अगेंस्ट भाषण दे रहा है, क्या दे रहा है, और कितना आप उसको कन्वे कर पा रहे हो चीज़ों को, अपनी कितना कन्वे कर पा रहे हो, सामने वाले का क्या कितना आपके अंदर मतलब कर पा रहे हो, वो सारी की सारी चीज़ें देख के करनी पड़ती हैं। इसलिए मैं शतरंज और राजनीति को एक समान ही मानता हूँ। एक समान मानते हो, ठीक है। तो आपका मतलब मकसद क्या है, सिर्फ पद या कुछ और? मैंने जैसा कि आपको बताया, बीच में वो बात रह गई थी हमारी मेरे फादर को 2020 में जब कैंसर डायग्नोज हुआ तो मैं उस टाइम पे 18 साल का था। और मेरे फादर साहब जो थे बहुत नाइस नेचर, और सबके मतलब फादर मदर तो अच्छे ही होते हैं, लेकिन उनका एक मेरे साथ बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग थी, बहुत मेरे दिल के करीब अभी भी हैं और हमेशा है। और मेरा जैसे पेट्रोल पंप का भी बिजनेस है मेरा, तो मेरे 3 पंप है, पंप भी मतलब मैंने मेरे फादर साहब के नाम से लगा रखे हैं। आगे भी मैं कोई बिज़नेस करता हूँ तो मेरे फादर के साहब के नाम से, ताकि मुझे ये फील हो कि भाई मेरे फादर अभी भी मेरे साथ खड़े हैं, एक बैकबोन मतलब के रूप में मेरे साथ खड़े हैं। तो 2020 में उनको कैंसर डायग्नोज हुआ। उसके बाद हमने ट्रीटमेंट करवाया दिल्ली से, वो बिल्कुल ठीक हो गए थे, फर्स्ट स्टेज थी, डायग्नोज हो गया, सब कुछ हो गया। और उस टाइम के बाद 2021 में उनको दोबारा से फिर वो इशू आया। 1 साल के बाद दोबारा इशू आया। जब हमने पता करा तो वो पता लगा कि वो 4th स्टेज है। हम कुछ कर ही नहीं पाए उस टाइम पे। डॉक्टर 1 मिनट में कह देते हैं कि जी 2 महीने आपके पास, 3 महीने हैं, लेकिन आप एक सोच के देखो कि 19 साल की 20 साल की उम्र में एक बच्चे को जब ऐसे बोलते हैं, तो सिस्टर भी मेरे से 2 साल छोटी है, मदर भी मेरे साथ है, तो क्या उस टाइम पे फील होता है। आप मतलब जिस इंसान पे बीतती है वही समझ सकता है सिर्फ इन चीज़ों को। तो 22 में मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे, 31 अगस्त 22 में। उसके बाद मैंने जो पेट्रोल पंप लगाया था रोहतक के अंदर, तो रोहतक में मैंने पेट्रोल पंप लगाया। मैंने विश्वास करके मेरे फादर का GPF इधर उधर से चीज़ें करके, मैंने जो पैसा इकट्ठा किया था वो सारी चीज़ें करके 2023 में मैंने एक पंप लगाया वहाँ पे। फादर साहब ने उसकी नींव रखी। आप ये चीज़ देखो कि 2018 के बाद देखो चीज़ें कैसे चलती आ रही हैं। 2018 में वो फैमिली जो भी इशू हुआ वो हुआ, उसके बाद से डाउनफॉल आया, फिर फादर को दिक्कत हुई, फिर 21 में 22 के अंदर मतलब फिर फादर साहब चले गए, 23 में पंप पे कब्जा हुआ। अच्छा, कब्जा हो गया। जिस आदमी ने मेरे को पेट्रोल पंप बेचा वह आदमी ने पेट्रोल पंप पे कब्जा कर लिया। समा उसकी क्या मंशा थी क्या नहीं थी, जो भी था उसने कब्जा कर लिया। उसने सोचा कि भाई एक छोटा बच्चा है और फादर एक्सपायर हो गए और भाई कर लो कब्जा, क्या दिक्कत है। वो भी किसी की सुनाई बातों में आना, और वो आदमी अच्छा था वो, नो डाउट, लेकिन उसने जो चीज़ें कई बार होता है ना कि ऐसे साथ में बोल देते हैं भाई तू आगे बढ़ हम तेरे साथ खड़े, तो वो चीज़ें करके उसने कर दिया। 1 साल मेरा उसमें चला गया, वो लड़ी मैंने, फिर वो मैंने सारा का सारा चीज़ें कंप्लीट करी। वहाँ पे समझौता किया सामने वाले ने कि भाई हाँ जी मेरे से गलती हो गई थी, मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये आपकी अमानत है जी, आप संभालो। वो चीज़ें 1 साल, तो 24 तक तो मेरा वही रहा, मतलब 18 से लेके 4-5 साल तो मैं ऐसे ही भटकता रहा, कभी इधर कभी उधर कभी उधर। उसके बाद धीरे धीरे फिर मैं, लेकिन मेरे अंदर एक चीज़ ये थी कि मैं कभी टूटा नहीं। जो भी कुछ भी मेरे साथ लाइफ में घटना घटी हो, मैंने कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि भाई बस आप मतलब परेशान हो रहे हो। तो आजकल होते हैं ना लोग, थोड़ी सी प्रॉब्लम आई और सुसाइड करने की सोच लेते हैं, कुछ और करने की सोच लेते हैं। ऐसा मेरे मन में कभी भी नहीं आया, क्योंकि मेरे माँ बाप ने मेरे को बचपन में एक ही चीज़ सिखाई थी कि बेटा कभी भी ऐसा जीवन में कोई भी फेज़ आए सिर्फ हमें याद कर लियो, वहाँ पे फिर तू देखे। तो वहाँ पे मुझे बड़ा हौसला मिलता था। उसके बाद फिर मुझे 2021 में मैं वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन कमीशन का मेंबर रहा, इंटरनेशनल मेंबर के तौर मुझे बनाया। 23 में मुझे जो है FCI का मेंबर बनाया, खाद्य आपूर्ति वितरण मंत्रालय, केंद्र सरकार ने मुझे FCI का मेंबर बनाया। 24 में मुझे सोशल जस्टिस बोर्ड का चेयरमैन लगाया। तो इन द मील वाइल टाइम क्या हो रहा था ना, साथ साथ जो चीज़ें दिक्कतें आ रही थी, तो थोड़ी सी ज़्यादा दिक्कत आई, थोड़ी खुशी भी मिल रही थी साथ साथ कि भाई चलो ये चीज़ मिल रही, तो इकट्ठे चल रही थी भाई, खुशी भी ज़्यादा और गम भी ज़्यादा, दुख भी ज़्यादा, और सारी चीज़ इकट्ठी थी। धीरे धीरे करके फिर मैंने आगे बढ़ा, बिजनेस और करे, 1-2 और चीज़ें करी, बिजनेस भी करना था, फैमिली भी संभालनी थी, फादर तो थे नहीं अब सर पे, सिस्टर को भी देखना था। ये सारी चीज़ें करने के बाद मुझे लगा कि यार अब
टाइम आ चुका है कि आपको कुछ, मेरे पास 2-3 ऑप्शन थे, या तो मैं कहीं गवर्नमेंट जॉब करूं, भाई स्पोर्ट्स कोटा से मुझे जॉब मिल जाएगी, भाई मैं A क्लास B क्लास कहीं भी लेना चाहूँ मुझे मिल जाएगी, या फिर मेरे ये था कि मैं अपना बिजनेस को आगे बढ़ाऊँ। और दूसरा मेरे अंदर ये था कि देखो, जब किसी इंसान का मतलब सिर से फादर साहब का हाथ उठ जाता है ना, तो वो आदमी मतलब अंदर से टूट जाता है, वो दिखाता नहीं है, फिर शो नहीं करता वो। कई बार होता है ना कि जब छोटे बच्चे होते हैं तो किसी चीज़ के लिए हम जिद कर लेते हैं कि जी हमें खिलौना चाहिए, ये चाहिए, तो हम जानबूझ के रोके दिखाते हैं। फिर एक स्टेज ऐसी आ जाती है कि आप अपने आंसू छुपाते हो, आप अपने अंदर रखते हो मन के अंदर चीज़ें कि हाँ यार ये चीज़ घर वालों को ना पता लग जाए, मतलब हम अंदर से दुखी हैं या कैसे। तो वो सारी चीज़ें करने के बाद मैंने कहा चलो भाई ठीक है, ये समय में निकलेगा कैसे ना कैसे करके। तो फिर मैंने एक ये सोचा कि भाई आपको लोगों की सेवा करनी है। आप स्पोर्ट्स में गए तब भी देश का नाम किया, वो हमने कर दिया। अगर हम जॉब करते हैं तब भी हम लोगों की सेवा कर रहे हैं। इतनी सी तो बात है। सारे आप पत्रकार महोदय, आप भी एक देश के लिए काम कर रहे हैं, कोई और है वो भी देश के लिए काम कर रहा है, सारी चीज़ें एक देश के लिए काम ही कर रहे हैं सारे के सारे। सबको चले जाना है एक दिन। मेरी मेंटेलिटी ये होगी थी कि यार एक दिन सबको जाना है लाइफ में। कोई 20 साल लीज पे लेके आया हुआ है, कोई 30 साल लीज, सारे लीज पे आए हुए हैं हम, तो सारे के सारे 20-30 साल में, 50 सालों में, इससे ऊपर कोई नहीं जीने वाला आज के टाइम में खान पान को देखते हुए। कोई एक आधा होगा जो 80-90 निकाल लेगा। तो ये सारे सोचते हुए मैंने कहा यार लोगों की ना सेवा करनी है, लोगों के बीच में रहना। और ये मेरे बचपन से ही अंदर था कि लोग गेट टुगेदर जैसे होते हैं ना भी, जहाँ पे लोग इकट्ठे हुआ, लोगों के बीच में रहना, उनके मन की भावनाएं सुननी, उनके मतलब ऐसे। जब मेरे फादर एक्सपायर हुए तो मुझे पता है कितना दुख था मुझे। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके इतने सारे दुख होते हैं, वो आप बता नहीं सकते किसी को। तो इसलिए मैंने ये डिसीज़न लिया कि यार अब कोई पार्टी पकड़ते हैं और पार्टी ज्वाइन करते हैं और उसके लिए काम करेंगे। क्योंकि किसी भी काम करने के लिए कोई ना कोई ज़रूरी नहीं होता कि आप पार्टी पकड़ के काम करो, परंतु अगर आप एक अच्छे तरीके से, जब तक लोगों के काम ही नहीं होंगे तो फिर फ़ायदा क्या। तो इसलिए पावर में रहने का आपको ज़रूरी है। जो पावर में पार्टी है, सत्ता के अंदर पार्टी है, वो काम कराएगी। तो बिहार की पार्टी का चयन कैसे किया? बिहार की पार्टी का चयन, देखो मैंने आपको बताया कि मैं किसी भी पार्टी विषय पे नहीं कहना चाहता। जो चिराग पासवान जी हैं वो बहुत ही एक अच्छे नेचर के नेता हैं, वो लोगों की सुनते हैं। आप जैसे अगर आज भी उनसे मिलने जाओ ना, वो यूँ नहीं है कि 2 घंटे आपको वेट कराएंगे, आप इधर उधर भटकते रहो। सुबह आप 5 बजे गाड़ी लेके निकले, आप जाओ, प्रॉपर एक टाइम शेड्यूल फिक्स होता है, आपकी लिस्ट बनती है प्रॉपर, इतने इतने लोग मिलने। अरे आपका टाइम नोट होगा, 1 मिनट आप लेट हो सकते हो, मंत्री जी लेट नहीं होंगे, आपको वहाँ मिलेंगे जब भी जाओगे। तो इतना बढ़िया आदमी और इतना अच्छा काम कर रहा है, और मतलब फिर इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। और जिनके 4 से 5 बार पिताजी केंद्र मंत्री रह चुके हैं, जो स्वर्गीय रामविलास जी पासवान जी हैं, वो 4 से 5 बार केंद्र मंत्री रहे, 7-8 से बार 2 बार राज्यसभा के सदस्य रहे, और 6-7 बार अपना लोकसभा। इतना सब कुछ होने के बाद, और उनका जो चिराग पासवान जी भाई हैं, उनका जो नेचर है वो इतना अच्छा है कि आप उनसे मिल के देखो, आप कहोगे यार लगते ही नहीं केंद्र मंत्री हैं। तो इनके बीच में जो माध्यम बने वो बताना चाहेंगे? माध्यम मेरा कोई भी नहीं बना, मैं आपको बताऊं। माध्यम मैं बताऊंगा, मेरे एक फ्रेंड हैं, वो राष्ट्रीय पार्टी के भी शायद महासचिव हैं, और उनसे मेरी एक ही बात मुलाकात हुई थी, मैं नाम नहीं लूँगा उनका। मैं उनसे मिला तो वो मेरे को मिलवा के लेके आए चिराग पासवान जी से, बोले चल मैं चलता हूँ तेरे साथ और मैं मिलवा के ले आता हूँ। मैं चलो जी, मैं गया और मैंने सीधा मंत्री जी को कहा, मैं कहा जी मैं आपके पार्टी के लिए काम करना चाहता हूँ, और ये मेरे बिज़नेस हैं, मैंने ये बिज़नेस करे हैं मेरे फादर के साथ, ये मैंने सारी घटना बताई, और मैं आपके, लेकिन मुझे स्टेट लेवल का कोई पद चाहिए, ताकि मैं यूँ नहीं कि जी बीच में कोई माध्यम हो, मैं सीधा 1-to-1 आपके साथ रह के कनेक्ट करके चीज़ें आगे करूँगा। हाँ, जो आपका आदेश होगा उसकी पालना की जाएगी, जो भी कोई भी होगा। तो उन्होंने कहा नहीं कोई इशू नहीं है डॉक्टर साहब, आप आगे बढ़ो। और आफ्टर शायद हफ्ते बाद 10 दिन बाद ही मेरे को पार्टी ज्वाइन करवाने खुद आए थे वो दिल्ली अपने आवास पे। हाँ, तो राजनीति को सेवा मानते हो, करियर मानते हो? मैं सेवा मानता हूँ जी। मैंने बताया ना कि एक दिन सबको चले जाना है, ठीक है ना। तो मेरा एक नारा है, धर्म देखे ना जात, करे सबकी बात, हमारी पार्टी का भी नारा है, ठीक है। और एक कहते हैं ना कि आपका साथ हमारा प्रयास, तो लोगों का साथ चाहिए और हमारा प्रयास रहेगा, ठीक है। मेरे को ये नहीं कि भी मंत्री बनना है, MLA बनना है और आगे कुछ लोकसभा सांसद बनना है। देखो जनता बनाने वाली होती है, जनता जब चाहती है ना आपको, तो 1 मिनट में पहुंचा देगी जहां आप जाना चाहते हो। आप धक्के से नहीं बन सकते जनता को कह के जी मैं लोकसभा लड़ लूँगा। आप लोगों की मदद करो, आप लोगों की भावनाओं को समझो, आप उनके अंदर रहो। लोग कहें कि मतलब उनको कहने की आवश्यकता ना हो। हमारी शतरंज में होती है ना, सामने वाला चेस के अंदर क्या चाल चल रहा है वो बता के नहीं चलता, लेकिन हम फील कर लेते हैं, इंट्यूशन से पता लग जाता है ये ऐसे करने वाला है। तो वो इंट्यूशन हम लोगों के बीच में करते हैं कि लोग चाह क्या रहे हैं हमसे, तो काम आती है। तो वो सारी काम आती है जी। वो तो चेस की तो सारी की सारी काम आती है। जो कुछ भी आज देना वो चेस की देन है। वही इतना मतलब मेरे को जो है स्ट्रॉन्ग बनाया, डेडिकेटेड बनाया, विजुअलाइजेशन मेरा अच्छा हुआ, तो ये सारी चेस की देन है।
अगर आज आपके पिताजी होते और आपकी उपलब्धियां देखते या आप उनको अपनी उपलब्धियों को लेकर क्या कहना चाहते हैं? उपलब्धियाँ देखो, मेरे फादर साहब आज जहाँ भी हैं उनको ये तो था, लास्ट में जब गए थे तो उन्होंने ऐसे हाथ पकड़ के मेरे को बोला था कि भाई मैं संतुष्ट हूँ, और जो है तूने जितना भी करा मेरे लिए, मतलब मेरा नाम मतलब अच्छा फैलाया लोगों के बीच में, कि ये हुआ, हमें प्राउड फील होता है। तो उनको बड़ी खुशी होती थी, देखते थे जब मेडल। उनकी एक चीज़ ये अच्छी लगती थी, जब भी मैं टूर्नामेंट खेलने जाता था तो यूँ कहते थे जूस जास पी लिया कर तू, जूस जास पी के मतलब ठीक रहिए, पानी की बोतल ले ली, ये ले ली। बड़ी छोटी छोटी चीज़ों का मेरे फादर साहब ध्यान रखते थे, तो वो काफ़ी मन में आती हैं वो चीज़ें, कि कई बार अगर वो होते अब तो वो देखते कि हाँ मेरे बेटे ने देखो, मतलब ये होता ना कि जब वो सुख के दिन आए, मेरे फादर की 48 ईयर्स थी बस, 48 साल की उम्र में वो चले गए थे। तो उनका अगर इस टाइम पे होते तो उनको बड़ा अच्छा लगता कि हाँ भाई देखो मेरे बेटे ने इतना अच्छा किया है, भाई बिजनेस में भी अच्छा किया, राजनीतिक करियर में भी एक अच्छी शुरुआत करी है, मेडल्स भी जीते हैं। तो अब नहीं है वो चीज़ें, तो हम उन चीज़ों को तो बयां ही नहीं कर सकते। अगर वो होते तो सब कुछ ही होता। अब तो ये है कि सिर्फ लोगों की भलाई करनी है, लोगों के हित के लिए कार्य करने। अब पहले जब मैं चीज़ें करता था ना, पहले ये मुझे ये फील होता था कि भाई मेरे फादर के लिए गाड़ी ले लूँ, मेरे फादर के लिए बड़ा घर बना दूँ, ये कर दूँ वो कर दूँ। अब वो सारी चीज़ें ख़त्म, क्योंकि फादर साहब जाने के बाद कुछ बचती नहीं कि भाई बड़ा घर ले लें, गाड़ी ले लें, ये कर ले, कुछ भी नहीं बचता। बस फिर आपको ये लगता है कि यार अब क्या करना चाहिए। तो मैंने फिर ये स्टेप लिया कि भाई देखो जो कुछ था फादर साहब के साथ था, अब कुछ भी नहीं है, तब लोगों के लिए जितनी भी उम्र होगी, जितनी भी आगे मेरी जीवन शैली बाकी है, उस पूरी की पूरी जीवन शैली लोगों के लिए मैंने पूरी की पूरी न्यौछावर कर दी गई है, और लोगों के हित के लिए कार्य करेंगे और उनके लिए हमेशा तत्पर खड़े रहेंगे। क्या कभी अकेले में रोए हो जब कोई देख ना रहा हो, जैसी परिस्थितियाँ आपने बताई? अकेले में तो साहब आज भी रो लेते हैं, मान लो पता ही नहीं लगता कि कब आंसू निकल जाए। कोई गाना सुन लिया तब हो जाता है, कई बार बहुत से ऐसी चीज़ें होती है कि याद आ जाती है, कई बार कोई गाने सुन के याद आ जाती है, कई बार कुछ चीज़ें देख के याद आ जाती है। तो इतना मैं ना थोड़ा इमोशनल बहुत ज़्यादा हूँ, मैं दिल पे बड़ी चीज़ों को लेता हूँ कि अब तक छोटी छोटी बात मुझे इतना हर्ट कर जाती है कि भाई समझ में नहीं आती चीज़ें। 2-2 3-3 दिन तक तो मैं ऐसे मायूस सा इतना हो जाता हूँ कि यार ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। तो जब ये चीज़ें आती है ना आदमी को, तो फिर फादर साहब की ओर याद आ जाती है कि भाई अगर वो होते तो चलो थोड़ा सा और होता। तो कंधे पे हाथ होता हाँ, या कुछ वैसा बिल्कुल फर्क पड़ता है। बिल्कुल भी। एक चीज़ जानना चाहता हूँ, आपका मुकाम छोटी सी उम्र में आपने अच्छा प्राप्त किया, छोटे छोटे शहरों से, या जो युवा है मुसीबत में, क्योंकि आजकल सभी के साथ कोई ना कोई कह लिए परेशानी है जी, तो उनको आप संदेश क्या देना चाहते हैं? उनको मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि देखो जितने भी युवा हैं आजकल नशे वगैरह की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं। जैसे पंजाब में बहुत ज़्यादा था, आजकल पंजाब की कंपैरिजन में हरियाणा में भी नशे की आदतें बढ़ रही हैं, काफ़ी बढ़ रही हैं। ठीक है, पुलिस भी अपनी कार्रवाई कर रही है, पुलिस भी क्या कर सकती है बेचारी, वो अपने पकड़ती है, अंदर कर देती है, दोबारा फिर छूट के आ जाते हैं। तो लेकिन जो युवा साथी हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा ये होना चाहिए कि एक तो स्पोर्ट्स पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि भाई खेल के अंदर जाएंगे, चाहे वो कोई भी गेम हो, फुटबॉल हो, हॉकी हो, वटेवर, मतलब कि चेस खेल ले, क्रिकेट खेल ले, उनको गेम आज के टाइम, क्योंकि गेम से क्या होता है ना, एक आदमी का मतलब जो माइंड सेट हो जाता है कि डे टू डे रूटीन रहती है उनकी। ठीक है, दूसरा एक तो गेम का हो गया, दूसरा गेम के साथ साथ आजकल तो क्या है ना कि सरकारें भी वैकेंसी निकाल रही है, आपको अपना करियर की तरफ ध्यान देना चाहिए। अब करियर ही नहीं बनाएंगे तो फिर बच्चे तो ऐसे भटकते रहेंगे। हाँ, फिर भी कहीं कोई समस्या आती है, किसी भी पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर कोई भी युवा साथी को दिक्कत है तो मेरे से कांटेक्ट करे, कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास आए, किसी को कोई भी दिक्कत, किसी प्रकार की दिक्कत हो जाए, मैं उनके लिए हमेशा तत्पर खड़ा हूँ। अपने आप से जी, सबसे बड़ा वादा जो है वो क्या किया हुआ है? मैंने सबसे बड़ा वादा तो ये किया हुआ है जी, मतलब कि एक ये होता है ना कि जब भी हम इस हरियाणा से, मतलब मेरी कर्म भूमि जन्मभूमि सब कुछ ही है, जब भी यहाँ से जाऊँ तो एक ये रहे लोगों को कि हाँ भाई अच्छा आदमी था। ये ना हो कि ना भाई वो तो मंत्री बन के उसने तो ये कर दिया था, या चेयरमैन बन के ये कर दिया था, ऐसा कोई टैग नहीं लगना चाहिए। ये होना चाहिए लोगों के मन में कि हाँ तो ये अच्छा इंसान था, अच्छी हमसे बातें कर, जैसे मेरे फादर के बारे में सभी कहते हैं भाई उस जैसा तो आदमी ही नहीं है। तो इतना ही टैग लग जाए ना आदमी के लिए तो सब कुछ ही वादा इतना ही होता है। इससे ज़्यादा तो वादा तो जी ऐसा है, वो कहते हैं ना आदमी मुक जाता है, इससे ज़्यादा कभी अपनी आशंकाएं और इच्छाएं और ये चीज़ें कभी भी ख़त्म नहीं होती। युवा प्रदेशाध्यक्ष हैं पार्टी ने इतनी बड़ी जिम्मेवारी आपको सौंपी है जी, तो आगे के प्लान हरियाणा प्रदेश को लेकर आपके क्या है? आगे के लिए प्लान ये है कि अभी तो 5-7 जिलों के हमने जो है जिला अध्यक्ष की नियुक्तियां कर दी गई हैं। अभी और कोर कमेटी की भी अध्यक्षता के अंदर, जैसे हमारे अभी 6 तारीख को कल्याणा मंडी में कार्यालय है, उसमें हमारे राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी आएंगे। तो उसमें क्या है कि सारी की सारी जितने भी हरियाणा में जो जिला अध्यक्ष बनाए और बाकी के जितने भी लोग हैं जो मेरे प्रिय साथी हैं, भाई हैं, बंधु हैं,
सभी के सभी वहाँ आएंगे। 6 तारीख को, 6 अभी नेक्स्ट 6 जुलाई को 6 जुलाई को हाँ, कहाँ तो पर आ रहे हो? योकलाना मंडी कार्यालय, पार्टी कार्यालय ऑफिस अपना वहाँ आएंगे। उसमें क्या है कि जितने भी और भी लोग हैं उनकी जिला अध्यक्षों की नियुक्तियाँ भी करेंगे, सारी की सारी पार्टी का पूर्ण रूप से विस्तार करेंगे। फिर उसके बाद हमारा जो पार्टी को लेके है ना, मैं जिला अध्यक्ष ये नहीं कि भाई सिर्फ नोट निकाला और बना दिया, मैं इसलिए नहीं बना रहा, थोड़ा सा समय लेके इसलिए बना रहा हूँ ताकि मुझे ये है कि अगर कोई जिला अध्यक्ष बनाए वो पार्टी को छोड़े ना, वो कार्य करे। ये नहीं कि लोगों 100 लोगों को आज जोड़ रहा है, लोगों की मदद करे और फिर बाद में किसी और दूसरी पार्टी में। हमें पार्टीबाजी नहीं करनी है, हमें तो लोगों के लिए काम करना है और जो काम करने वाला हुआ वही हमसे जुड़े, अन्यथा दूर रहे। सीधी सीधी स्पष्ट भाषा में मैं तो देखो स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान हूँ। वो फिर बुरा लगे, दिल पे लगे, वो फिर उसकी वो है, क्योंकि हमने भी भाई दिल पे खाई ये चीज़ें, तो ये चीज़ें भी। तो फिर क्या संदेश देना चाहेंगे आप उनके लिए? संदेश तो देखो जी यही है, खुश रहो सारे के सारे और मतलब कि अच्छे कार्य करो, नैतिक कार्य करो, अनैतिक कार्य कोई भी ना करो जिससे किसी का दिल दुखे, क्योंकि लाइफ बहुत छोटी सी लाइफ है। आजकल का ही नहीं पता होता, हमें तो आज हैं कल नहीं है, यही नहीं पता होता लाइफ का। तो जितना भी हो ना कि एक अच्छा माइंड सेट के साथ अच्छा स्पोर्ट्स करो, स्पोर्ट्स में आप कोई भी गेम सेलेक्ट कर सकते हो, अच्छा पढ़ो लिखो खाओ पियो खुश रहो मौज अगर करो। कोई पार्टी से जुड़ना चाहता हो तो? पार्टी से जुड़ना चाहता हो तो आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी इंसान है सीधा आ जाए। यहाँ पे अपना पार्टी कार्यालय है कुलाना मंडी के अंदर, वहाँ पर आके मेरे से मिल सकता है। मेरा टेलीफोन नंबर भी आप डिस्क्रिप्शन में दे देना, वहाँ से भी मेरे से बात करके सीधा जुड़ सकता है। मैं तो एक ऐसा इंसान हूँ, मुझसे तो कोई भी आगे सीधा कैसी भी बात करे, चाहे रात के 2 बजे भी फ़ोन करे, उसका 2 बजे भी फ़ोन अटेंड होता है। ये नहीं कि भाई सो रहे हैं, दिन में जाग रहे हैं, मतलब अगर मैं सोता हूँ तो कॉल फॉरवर्डिंग करके सोता हूँ। स्पेशल एक इसलिए बंदा रख रखा है भाई रात को भी कोई फ़ोन करे उसका कॉल अटेंड हो जी। तो साथियों, ये थे हमारे साथ युवा प्रदेशाध्यक्ष लोक जनशक्ति पार्टी के हरियाणा से डॉक्टर पुनीत इंदौरा। देते हैं इजाज़त। कमेंट में हमें ज़रूर बताइए आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा। धन्यवाद।